हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उपाध्याय लर्निंग कंसेप्ट। परसेंटेज एनटीपीसी के लिए जो चल रहा है उसका आज पार्ट 3 है। अगर आपने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके आप पहले उन्हें देख लें, उसके बाद इसे देखें। अगर आप एक सीक्वेंस में देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, आज भी कुछ नंबर से रिलेटेड ही मैंने क्वेश्चन लिए हैं जैसे पिछली सीरीज में थे, बट उससे थोड़ा सा अलग है। क्या चेंजेज है वो धीरे धीरे हम समझेंगे, और पहली क्लास में भी जो लास्ट कंसेप्ट मैंने आपको बताया था उसके बारे में भी मैं आज डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो छूटना आपका कुछ भी नहीं है, और काफ़ी अच्छे शानदार प्रश्न हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। अगर ध्यान से समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ। 2 numbers आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ थर्ड नंबर। देखो मैंने आपको बताया ऑफ जिसको फॉलो करता है वो बेस वैल्यू होती है। अगर ये बात आपको हिंदी में भी देखने को मिले तो आप उसे इंग्लिश में पढ़ लो उस लाइन को जहाँ ऑफ किसको फॉलो कर रहा है। ठीक है ना। और वैसे भी का किसके साथ आ रहा है, तीसरी संख्या की, तो नंबर थर्ड क्या होगा, मेरा बेस नंबर होगा। तो मैंने फर्स्ट नंबर लिख लिया और सेकंड लिख लिया और थर्ड लिख लिया। अब वो कह रहा है कि थर्ड नंबर से आप कंपैरिजन कर रहे हैं। जो 2 नंबर हैं वो तीसरे नंबर का 20% और 50% है, तो यानी ये 100 होगा। ओरिजिनल कोई भी वैल्यू बेस वैल्यू होती है, ऑफ और का इसको फॉलो कर रहा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा इसे सेकंड नंबर पे। फिर उसके बाद में रेस्पेक्टिवली कह रहा है कि 20 एंड 50% है, तो ये यानी पहली संख्या तीसरी का 20% हो तो 20 हो गई और ये 50 हो गई। यही तो पूछना चाह रहा है, यही बता रहा था, मैंने लिख दिया। What % इज द फर्स्ट नंबर ऑफ सेकेंड नंबर। अब ऑफ किसको फॉलो कर रहा है, सेकेंड नंबर को फॉलो कर रहा है। तो भाई देखो ये पूछना चाह रहा है कि 20 ऑफ 50 क्या है, यानी इंटू 100%। यही आपसे तो कहना चाह रहा था, आंसर आ गया 40%। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो भाई सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, नोट हो गया होगा, नहीं हुआ करे तो वीडियो को रोक के नोट कर लिया करो। देखो दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2 numbers आर रेस्पेक्टिवली 25% एंड 20% लेस देन। देखो पहले वाले में वो कह रहा है कि 20% और 50% था, इस बार वो लेस देन की बात कर रहा है। लेस देन अ थर्ड नंबर। मैंने क्या बताया था, जिसको देन फॉलो करे या जिसको ऑफ फॉलो करे वही मेरी बेसिक वैल्यू होती है। तो भाई फर्स्ट नंबर, सेकंड और थर्ड। अब देखो अगर मेरा थर्ड नंबर 100 है, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड नंबर क्या क्या हो जाएंगे। पहला नंबर 25 लेस देन है तो ये 75 हो गया। इस बार लेस देन है, इस बात का ध्यान रखना है। पिछली बार 20% ही था, और सेकंड नंबर क्या है 20% और लेस देन, तो ये 80 हो जाएगा। तीनों नंबर का ये रेशियो आपको मिल गया। What % इज द फर्स्ट नंबर ऑफ सेकेंड। अब फिर से वही ऑफ किसको फॉलो कर रहा है, सेकेंड को। तो आपसे पूछ रहा है कि 75 80 का कितना % है। ठीक है, तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो 5/4 आपका यहां पे आ जाएगा। ठीक है, 25 का 5, 5 7 35 और 2 37/4। ठीक है, डिवाइड कर दो, 4 नाम 36, 1 4 या 12.75, 93.75 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन डी करेक्ट है। 3/4 करके दे रखा है तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। ठीक है ना, कौन सा, डी करेक्ट है। उम्मीद करता हूं दूसरा क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसे नोट कर लो, मैं हट जाता हूं साइड में। इसके बाद में आप इसे स्क्रीनशॉट लेने के बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी शानदार प्रश्न है तीसरा भी। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक हैं। अब अधिक की बात कर रहा है। अब देखो 12.5% का मतलब होता है 1/8, 25% का मतलब होता है 1/4 यानी 2/8। बात ध्यान से समझो, पॉइंट को एक क्रम में लगाओ। पिछली बार वो 100 एग्जैक्ट वैल्यू थी तो मैंने
फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया था उसको, इस बार एग्जैक्ट नहीं है, इस बार फ्रैक्शन में दे रखी है, तो कोशिश करो कि फ्रैक्शन में बनाया जाए। अब बेस वैल्यू पिछली बार क्या था, जैसे 20% में क्या होता है 20/100 और 50/100 एग्जाम्पल के फॉर्मेट में, तो आप इससे कंपैरिजन कर रहे थे, ये थी बेस वैल्यू। यहाँ बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, ये, यानी ये आपका थर्ड नंबर हो जाएगा जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो। उम्मीद करता हूँ इसे हटा दूँ, समझ में आ गया होगा। देखो फिर से पढ़ रहा हूँ, 12.5% और 25% अधिक है, तो 12.5% की जो वैल्यू होती है वो 1/8 होती है। और पहली वीडियो में ये बात डिस्कस हो चुकी है। और 25% की वैल्यू 1/4 होती है। और आप इसी को रेशियो और चेंज नहीं होना चाहिए, आप 2/8 भी लिख सकते हो, ताकि कि मेरा एलसीएम इक्वल रहे। क्या इक्वल रहे, ये जो बेस वैल्यू है इक्वल मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब सिंपल सी बात यह है कि फर्स्ट नंबर मैंने लिखा, सेकंड लिखा और फिर थर्ड लिखा। मेरा थर्ड नंबर जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं वो 8 है। लेट मान लो कि आपका थर्ड नंबर 8 है, तो पहला नंबर 12.5% ज़्यादा है, यानी 8 पर 1 ज़्यादा होगा, पहला नंबर 9 हो जाएगा। दूसरा नंबर 8 पर 2 ज़्यादा है, यानी दूसरा नंबर 10 हो जाएगा। बस इतनी सी बात वो आपसे बोल रहा था। अब जैसे आगे कह रहा है हम वैसे आगे सॉल्व कर देते हैं इसमें। तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो भाई जिसके साथ का आ जाए या ऑफ आ जाए वही बेस वैल्यू होती है। तो आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि 9/10 क्या होगा, तो भाई सीधी सी बात है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 90% आपका आंसर आ गया। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। इस बार फ्रैक्शन का जरूर ध्यान रखना, ये छोटी सी क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, लेकिन आपको बड़ा रूप मिल जाता है क्योंकि आप प्रेशर में आ जाते हो। प्रेशर में नहीं आना एग्जाम के में, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये हटा दूँ, उम्मीद करता हूँ ये तो समझ में आ ही गया होगा। देखो आप इन्हें ना रोक के नोट कर लिया करो, पॉज कर लिया करो वीडियो को। मैं आपका कोई भी मिनट ज़्यादा खर्च नहीं कराना चाहता। क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट, ए की आय 50% मोर देन बी है। अब देन किसको फॉलो कर रहा है, बी को। इसका मतलब बेस वैल्यू क्या मानूंगा मैं, बी को। तो मैंने ए लिख लिया और बी लिख लिया। तो बी अगर 100 है तो ए 150 हो जाएगा, 50% मोर देन। 100 पर कोई भी वैल्यू अपने आप में प्रतिशत होती है, तो 100 का 50% 50 हो जाएगा, 100 में 50 जोड़ दिया, 150 हो गया, ठीक है। अब बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, भाई कितना प्रतिशत कम है, 50 रुपये कम है। बी की 100 है, ए की 150 है, 50 रुपये कम है। लेकिन अब कंपैरिजन किससे हो रहा है, ए से, तो ए की वैल्यू को आप नीचे पुट कर दो, 150 इंटू 100%। आंसर आ जाएगा आपका 33, 1/3%, ठीक है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इन वीडियोज़ को कम से कम 2 बार देख लें, ताकि कि आपका अगर कोई कंसेप्ट छूटा हुआ है तो वो ढंग से क्लियर हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन CGL में भी बनते हैं, CHSL में भी बनते हैं और NTPC में भी बनते हैं, ग्रुप D में भी आते हैं। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं जहाँ से ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हों। दिक्कत कहाँ होती है कि हम लोग कंपैरिजन गलत कर जाते हैं। हमें पता ही नहीं है कि अब 100 के बट्टे में रखना है या 150 के में। तो आगे यही कंसेप्ट आपका प्रॉफिट लॉस CI/SI में भी काम आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। नीता की जो सैलरी है वो 25% मोर है पपिया से। नीता मैंने लिख दिया और पपिया भी मैंने लिख दिया। जब कंपैरिजन पपिया से हो रहा है तो पपिया की कितनी मानोगे आप, 100%, ठीक है। और नीता की कितनी हो जाएगी फिर, नीता की 125%, क्योंकि 100 पर कोई भी वैल्यू अपने आप में प्रतिशत कहलाती है। अब आप एक बात इसे देखोगे कि 25 रुपये कम है पपिया की आमदनी किससे, नीता से। तो नीता की जगह कितना आ जाएगा, 125 इंटू 100%। अब आप आंसर देखोगे तो 25 से ये 1/5, तो आंसर कितना आ गया, 20%, ठीक है। वैसे मैं अगर आपसे एक बात कहूँ कि एक और शॉर्ट होता है, जैसे बोल देते हैं लोग, लेकिन जनरली मैं उन चीज़ों पर विश्वास रखता हूँ, मतलब एक जो जेन्युइन होती हैं। देखो तरीका बताता हूँ, आपने अगर कभी पढ़ रखा हो तो आपको शायद लगेगा कि सर ये तो बड़े लेंथी मेथड से बता रहे हैं, क्योंकि जब आदमी कहीं शॉर्ट देख लेता है 25%
25% का मतलब होता है 1/1/4। अब आपको पता है कि ज़्यादा है, इसकी कम होगी, तो ट्रिक के माध्यम पे बोलते हैं कि जब वो मोर बता के वैल्यू दे रखा होता है तो लेस पूछेगा। लेस कब होगा? जब इस वैल्यू को बढ़ा दोगे। तो ऊपर वाली को एज इट इज रखो और ऊपर वाली वैल्यू को ही नीचे ऐड कर दो। क्या कहा मैंने? ऊपर वाली वैल्यू को ही नीचे ऐड कर दो। और 1/5 कितना होता है? 20%। बट ये बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है, ये यहाँ तक ही सीमित रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन तो आपने नोट कर ही लिया होगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ऐसे तरीके हैं, लेकिन मेरा मानना रहता है कि आप बिल्कुल एकदम जेन्युइन तरीके पे जाओ, जिसे आप ना भूलो। रटने वाली स्थिति आपके सामने नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अब आपसे वो कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाए। अब कोई वस्तु की कीमत आप 100 मान लो। 100 क्यों मानते हैं? क्योंकि 100 अपने आप में कोई भी वैल्यू को जब दर्शाता है तो प्रतिशत पे ही दर्शा देता है, ठीक है। अब इसमें 10% की कमी आ गई तो बिल्कुल वही लॉजिक जा रहा है, ये 90 बन गया। अब वो ये कह रहा है कि दोबारा से हम इस वैल्यू को कितना बढ़ाएं कि मुझे प्रीवियस वैल्यू मिल जाए। तो जब 10% घटा तो घटा तो 10 ही है, ऐड मुझे अभी भी 10 करना है, लेकिन वो कितने का करना है? वो 90 का करना है, ठीक है, इंटू 100%। बात भाई क्लियर हुई? 1/9 होता है 11 1/9%, ये बात आप सभी जानते हो, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। बस ऑफ और देन को फॉलो करोगे ना, समझ में आ जाएगा। और एक बार आप इस वीडियो को ना, वीडियो इवन ये नहीं, आप जब भी जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से ही पढ़ें, आपको जो बेहतर लगता है, लेकिन आप बिल्कुल एकदम मेहनत से और शिद्दत से पढ़ें, ताकि जो आपको आउटपुट मिलना चाहिए वो आउटपुट मिले, टाइम वेस्ट ना हो। देखो फिर से वही ऐसा ही क्वेश्चन चल रहा है कि नए बजट में केरोसिन तेल का मूल्य 25% बढ़ जाता है। भाई ओरिजिनल 100 रुपये का कोई केरोसिन तेल आ रहा होगा, शब्दों पे भी ध्यान देना है। अब 25% बढ़ गया तो केरोसिन की कीमत 125 हो गई, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि केरोसिन पर कुल खर्च अपरिवर्तित रहे? वो अपना एक्सपेंडिचर बिल्कुल फिक्स करना चाहता है। अब आप समझो, सपोज 100 रुपये लीटर पहले केरोसिन आता था, आज बढ़ करके उसकी कीमत हो गई 125। आप 1 लीटर ही खरीद के लाते थे, यानी 100 रुपये का ही केरोसिन आप लेके आते थे, ये भी मान लो। तो जितना आप पहले लेके आते थे उतना लाने के लिए आपको 125 रुपये खर्च करने होंगे। लेकिन अब आपके पास में 100 ही रुपये हैं, तो कितना कम खर्च करोगे आप? सिंपल सी बात है, आपको दुकानदार 25 रुपये का सामान कम देगा। कितने का? 25 का। क्यों? क्योंकि कीमत हो गई है 125 और आपकी जेब में है रुपये 100। 25 डिवाइड बाई बेस वैल्यू, यानी आज केरोसिन की कीमत क्या है? आज की जो केरोसिन की कीमत है वो 125 है। 125 के भाव से 25 रुपये का सामान आपको कम दे देगा और आंसर कितना आ जाएगा? 20%। बात भाई क्लियर हुई? तो उससे अपना एक्सपेंडिचर 20% कम करना होगा। वैसे इसको भी आप उसी तरीके से कर सकते थे कि वही तो है, 25% मतलब होता है 1/4। बढ़ गई है प्राइस तो घटाना पड़ेगा, ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज रखो और ऊपर वाली वैल्यू को ही नीचे ऐड कर दो, और ये कितना होता है अपने आप में 20%। तो ये भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? इफ A's इनकम इज 40% लेस देन B इनकम,
बी से कंपैरिजन किससे हो रहा है। मैं इतने सारे क्वेश्चन इस वजह से उठाए हैं कि आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी ना हो, जहां भी दिक्कत है वो सारे कंसेप्ट वीडियो के साथ क्लियर हो जाने चाहिए। अदरवाइज देखो, मैंने एफकेट की सीरीज में क्वेश्चन कराए हैं ये, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है क्योंकि वहां बच्चों को रिक्वायरमेंट जो थी उतना मैंने दिया। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके टाइम को देखते हुए 90 दिन का समय हमारे पास सफिशियंट होता है। देखो, यदि ए की आय बी से 40% कम है, ए की आय बी से, कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी से, तो मैंने यहां ए लिखा बी लिखा, जिससे कंपैरिजन होता है यानी वो बेस वैल्यू होती है। ये अपने आप में हो गया 100। अब कितना ज़्यादा है, 40% ज़्यादा है, 40% कम है, तो इसका मतलब इसकी 60 रही होगी। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो, इस बार कंपैरिजन किससे हो रहा है, ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अधिक का यानी अधिक तो 40 ही है, लेकिन ए के कंपैरिजन में ये कितना है, 60 इंटू 100%। जब आप इसे सॉल्व करते हो तो ये आ जाता है 2/3, और 2/3 का मतलब होता है 66 2/3%। ठीक है, इतना प्रतिशत अधिक है। खत्म कहानी, हो गया, नोट कर लो इसे। आगे चलते हैं। फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन है, हटा दो इसे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि उसका खर्च न बढ़े। भाई सिंपल सी बात है, आपका ओरिजिनल प्राइस 100 रुपये है। ठीक है, मैंने मान लिया कि भोजन में आप दूध पीते हो और जिसकी कीमत है 100 रुपये लीटर। अब ये बढ़कर के 10% बढ़ गई है ना, तो ये बढ़कर के 110 हो गई। लेकिन आपके पास 100 ही रुपए हैं, जितने का आप पहले खर्च करते थे उतने ही रुपए का आज खर्च करना चाहते हो। इसका मतलब है कि अब दुकानदार आपको सामान कम देगा। कितने रुपए का, 10 रुपए का कम दे देगा। किस रेट से, आपके पास जो नया रेट है। और यही वैल्यू जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 9/11% आ जाएगा। इतना प्रतिशत उसे अपना खर्च रिड्यूस करना होगा। उम्मीद करता हूं इस तरीके की क्वेश्चन अब आपकी समझ में आ रहे होंगे। चलिए देखो, अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन की बात करता हूं जो पहली स्लाइड में मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था। ठीक है, अब उनको देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई। ठीक है, तो बढ़ी हुई कीमतों को पुनः वापस करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, ये आपसे बोल रहा है। तो क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा है, समझेंगे आप इसे ध्यान से। देखो, अगर किसी वस्तु में पहले किसी की कीमत 100 रुपये थी, तो पहली बार 10% बढ़ेगा तो 110 हो जाएगा। अगली बार फिर से 10% बढ़ेगा तो 110 का 10% 11 आता है, इसमें ऐड कर दिया तो 121 हो गया। या फिर 110 का सीधे 110% निकाल दो। ओरिजिनल तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% है, 10% बढ़ रहा है यानी कितना हो गया, 110%। तो 110% निकालोगे तो 121। तो 100 से वो, पता है, इनडायरेक्ट वे में कहना चाहता है कि किसी वस्तु को 10% को 2 बार बढ़ाया। यानी वो सीधे सीधे आपसे ये कहना चाहता है कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है और उस पर 21% मैंने बढ़ा दिया, तो अब मैं कितना प्रतिशत कम करूं कि मुझे पुरानी वही वैल्यू मिल जाए। तो मुझे 21 रुपये कम करने होंगे, और आउट ऑफ 121 इंटू 100%। ठीक है, ये मुझे करना होगा। तो अब इसके हिसाब से अब आपको ऑप्शन चेक करना है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद में 17.36% ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये एक शानदार प्रश्न है, उसने 2 ऑपरेशन लगवा दिए, ये आपकी समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, सैलरी ऑफ अ पर्सन फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 20%, देन इट डिक्रीज्ड बाई 20%। तो परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी।
अगर किसी वैल्यू को पहले जितना प्रतिशत बढ़ाया और फिर उतना ही प्रतिशत घटाया तो डेफिनेटली लॉस होगा, और लॉस होता है x²/4% का, x²/100% का। लेकिन यहाँ देखो मैं आपको बताता हूँ, वही पहले 100 थी कीमत, समझना, अब 20% बढ़ गई तो 120 हो गई। अब 120 का फिर 80% आपको निकालवा रहा है, क्योंकि 20% इस बार डिक्रीज़ करवा रहा है, पहले 20% बढ़ गई तो 120 का तो 20% निकालना पड़ेगा, 100 पे तो अपने आप में कोई वैल्यू होती है, तो 120 का 20% निकाल गया तो घटा दो, या सीधे सीधे आप इसका 80% निकाल दो। तो अब आप देखोगे तो 96 आ गया। तो ओरिजिनल जो वैल्यू 100 थी वो अब कितनी हो गई है, 100 से हो गई है 96। इसका मतलब 4% का लॉस आ रहा है, ठीक है, यानी उसकी 4% का लॉस आपको नज़र आएगा। क्लियर हुई ये बात। वैसे इसके लिए जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में एक फार्मूला बताया था उसको याद रखना, पहले वाले में भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में सक्सेसिव का जब भी केस आता है वो लग जाता है, जैसे a + b + के ab/100, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई चीज़ घट रही है तो उसे माइनस कर दो। देखो इसी फार्मूले में जब इस वैल्यू को मैं पुट करता हूँ तो 20, b घट रहा है तो माइनस आ जाएगा 20। अब देखो एक वैल्यू प्लस दूसरी माइनस तो क्या हो जाएगा, -20 × 20 / 100, ये तो कैंसिल हो गया। अब माइनस बचा, माइनस का साइन बचा हुआ, यानी ये घटने की बात कर रहा है। कितना आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 4% माइनस का, इसका मतलब 4% घट गया। अगर यही 4% प्लस में आ जाता तो मैं क्या कह देता कि 4% की वैल्यू बढ़ रही है। क्लियर हुई ये बात। तो इस वाले फॉर्मूले का तो बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं हम आगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये नोट हो गया होगा आपका। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। वो क्या कहना चाहता है समझो, वही मतलब फिर से एक है, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाए तो वही a + b लगा दो, माइनस के बटे ab/100, राइट ना। तो पहले किसी पुस्तक का मूल्य 25% घटाया गया, फिर 20% बढ़ा दिया गया, और इसके बाद में यहाँ पे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आ जाएगा 25 × 20/100। तो अब देखो 25 चौके 100, 4 पंजे 20, तो माइनस का 30 और प्लस का 20, यानी माइनस का 10% आ रहा है, या आप कह सकते हो कि 10% का डिक्रीज हो जाएगी वो वैल्यू, ठीक है। उसकी जो कीमत थी उससे 10% घट जाएगी अब ऐसी स्थिति में। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फिर से वही एक क्वेश्चन है, ऐसे ही है। देखो छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं इनको आप अच्छी तरीके से करना सीख लो, बस मैं प्रैक्टिस के फॉर्मेट में ही करा रहा हूँ और ज़्यादा समय भी नहीं ले रहा है क्वेश्चन पे। वो क्या कह रहा है कि 10% पहले बढ़ रही है फिर 10% घट रही है। तो अब इस बार आप सीधे सीधे कर दो कि जब भी एक वैल्यू में सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला लगता है तो a + b का फॉर्मूला लग जाता है। तो 10 बढ़े से 10 घटा हुआ कट जाएगा, और 10 का स्क्वायर बट्टे 10, यानी वही ab बट्टे जो 100 बचेगा इतने का लॉस होगा। यही तो होता है ना, a + b तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, और ये a और b आपस में बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, a²/100 का लॉस। तो 10% का 10 का स्क्वायर बाई 100% का लॉस हो जाएगा, ठीक है, जब a और b दोनों बराबर दे रखे हों। तो कितना लॉस आ गया, 1% का लॉस आ गया। एक वैल्यू को 10% बढ़ाया और फिर उसके बाद में उसे घटा दिया। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही फिर से ऐसा ही है, मतलब सेम टाइप के क्वेश्चन की सीरीज मैंने उठाई है ताकि कि जब आप उस एक टाइप के सीरीज को देखो और कभी दोबारा आपको देखनी पड़े तो बस आपको ये देखना है कि भाई मैं कौन सी सीरीज उठाऊं ताकि कि मेरा काम हो जाए, मुझे सारी सीरीज ना देखनी पड़े। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी हो जाती है, ठीक है, उसे प्राप्त वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वो पहले के बराबर हो जाए। भाई ये तो हम पहले भी बता चुके हैं कि 100 से 110 हो जाना, 90 हो जाना। अब उतना ही प्राप्त करना है तो कितना करना पड़ेगा, 10 बढ़ाना पड़ेगा 90 पे, और 1/9 की वैल्यू मल्टीप्लाई 100 करनी होता है, कर देता हूँ।
तो ये क्या मिलेगा आपको 11/9%। इतना बढ़ाना पड़ेगा तब जाके उसकी पुरानी वैल्यू उसे वापस मिलेगी। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, वो भी ऐसा ही है, इसे हटा देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या रहा है, पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर एक कार मालिक अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि पेट्रोल पर खर्चा ना बढ़े। तो भैया गाड़ी छोड़ के ना, कार छोड़ के फिर बाइक पकड़ लो, तभी खर्चा बचेगा, जाना थोड़ी ना बंद कर दोगे। लेकिन आइए क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है, 25% की वृद्धि हो गई है, यानी 100 रुपये लीटर अगर पहले पेट्रोल था तो बढ़ करके हो गया 125। अगर और वो पहले भी 100 रुपये का ही खर्च कर रहा था, आज भी 100 रुपये का ही खर्च कर रहा है। इसका मतलब 25 रुपये की पेट्रोल उसे कम मिलेगी 125 के भाव से इंटू 100%। जब आप इसे देखते हो तो 25 से 5 बार और ये 20% आपका आंसर आ जाएगा, यानी उसे 20% अपने पेट्रोल को खर्चा कम करना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी भाई आप लोगों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चावल के मूल्य में 25% की कमी होने के कारण, किसके मूल्य में, चावल के मूल्य में 25% की कमी होने के कारण भुवनेश 240 रुपए में 2 किलो अधिक खरीद सकता है। एक बात ध्यान से समझना, मैं पहले बिल्कुल एक कहानी के फॉर्मेट में आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को। भुवनेश जो व्यक्ति है वो हमेशा 240 रुपये लेके ही जाता था और 240 रुपये में एक निश्चित मात्रा में चावल आते थे। ठीक है, लेकिन अगली बार जब वो गया तो फिर भी वो 240 रुपये लेके गया, लेकिन इस बार कीमत 25% घट गई। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए, मुझे इन बचे हुए पैसों का सामान दे दो। तो बोले कि आपको 2 किलो फालतू मिल जाएगा। अब आप एक बात समझना कि उन बचे हुए पैसों में 2 किलो सामान फालतू आ रहा होगा, तभी तो दुकानदार ने दिया है, बस तो वही कीमत आपकी निकल आएगी। अब आपको पता है कि 240 रुपये लेके गया और पैसे बचेंगे उसके कितने, 240 रुपये में पैसे जो बचेंगे वो जितना प्राइस घट गया है, कितना 25%, यानी 1/4। तो अब आप देखोगे कि उसके पास 60 रुपये बच गए, 60 रुपये बच गए और इन 60 रुपये में वो 2 किलो अधिक खरीदता है। इसका मतलब 2 किलो की जो कीमत है, अब न्यू कीमत वो कितनी है, 60 रुपये है। तो 1 केजी की जो कीमत हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, 30 रुपये। ये ही आपका घटा हुआ प्राइस है। तो घटने के बाद प्राइस पूछ रहा था तो 30 रुपये आ गया। उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा इसी में एक और पूछ लेता है, ओरिजिनल प्राइस पूछ लेता है आपसे। तो आपको पता है कि कीमत इतना घटा है, तो 1 और 4, आप एक बात सोचो कि ये तो उसकी ओरिजिनल प्राइस था और इतना प्राइस उसका घट गया, तो नया प्राइस कितना होगा, नए से पुराने का जो रेशियो होगा, न्यू से ओरिजिनल का जो रेशियो होगा वो 3/4 में से 1 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 3, यानी नया कीमत 3 बची बटे 4। जबकि ये नई कीमत की वैल्यू आपको 30 रुपये दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 10। तो ओरिजिनल कीमत कितनी हो जाएगी, 10 से गुणा कर दो, 40 रुपये। पहले उस वस्तु की कीमत 40 रुपये थी, अब घट करके कितनी हो गई है, 30। मुझे थोड़ा सा डाउट है कि आपको ये बातें थोड़ा सा दिक्कत करी होंगी समझने में। आप कुछ इस तरीके से समझो, मैंने ये फ्रैक्शन में बताया है, एक बार और मैं समझा देता हूँ। एक बार फिर से मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से ऊपर वाले को, क्वेश्चन को। तो ठीक है, मैं प्राइस से ही बात करता हूँ भाई। नीचे वाली वैल्यू तो अपने आप में परसेंटेज कहलाती है ना। 25% का प्राइस आपका घटा है, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी वही कि ये अगर ओरिजिनल है
तो ये घटी हुई वैल्यू होगी, डिक्रीज्ड वैल्यू हो जाएगी, डिक्रीज्ड हुई, यानी 4 रुपये पे कीमत कितनी घट गई, 1 रुपया। तो अब न्यू कीमत कितनी आ जाएगी, न्यू आ जाएगी 3 रुपये। अब 4 है, 1 रुपये घट गई 3। तो मैंने न्यू से और ओरिजिनल यानी यूजुअल का रेशियो लिया तो 3/4 आ गया। मेरी न्यू कीमत क्या थी, ये 30 रुपये ना, तो 3 30 के बराबर है, तो 4 कितने के बराबर हो जाएगा, 40 के। ये ओरिजिनल प्राइस होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है उसका प्राइस ये है। मैंने एक स्टेप आगे का आपको बता दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। इस तरीके के काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और कई बार परीक्षा ने पूछे हैं, लगभग पूछते ही हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आ ही टपकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। एनटीपीसी के एग्जाम में भी आप देखोगे भरमार है इस टाइप के क्वेश्चन की। सेब की कीमत में 10% की कमी आ गई। 54 रुपए में एक व्यक्ति 10 एप्पल ज्यादा खरीद लेता है। भाई 54 रुपए में 10% अगर आप इसका निकालते हो तो आपके पास कितना, 5.4 रुपए बच गए। इतने रुपए आपके पास बच गए। अब इतने रुपए में आप कितना खरीद लेते हो, 10 एप्पल खरीद लेते हो, यानी 10 एप्पल की जो कीमत है वो 5.4 रुपीज़ है। भाई एक एप्पल की जो कीमत आ जाएगी 5.4/10 यानी 0.54 रुपीज़। अब आपसे कह रहा है कि एक दर्जन एप्पल की कीमत क्या होगी। एक दर्जन मतलब होता है 12, ठीक है। तो 0.54 में 12 से गुणा कर दो, 12 चौके 48 का 8। आप में ऑप्शन देखते हो तो ऑप्शन 8 एक ही में दिखाई दे रहा है, 6.48। तो आगे आपको कैलकुलेट ही नहीं करना है, लेकिन मैं फिर भी आपको कैलकुलेट करा देता हूँ। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 चौके 48 का 8, 4 12 पंजे 60 और 4 64। पॉइंट 2 के बाद में है तो लगा दिया 6.48 रुपीज़, ठीक है। एक दर्जन की कीमत ये होगी, खत्म कहानी। यही आपसे पूछ रहा था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे और अच्छी तरीके से आ रहे होंगे, ठीक है भाई। एक वस्तु की कीमत में 21% की कमी होने पर, जस्ट अ मिनट, ये हटा देता हूं। पहले इस क्वेश्चन को जब तक आप पढ़ लो। देखो क्या कहना चाह रहा है, 21% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 3 किलो अधिक खरीदता है 100 रुपए में। भाई 100 का सीधे सीधे 21% तो 21 रुपए ही होता है। इतना कम होने का मतलब है कि 100 रुपए में आपको अब 21 रुपए बच गए। जितनी क्वांटिटी आप पहले ला रहे थे उतनी क्वांटिटी भी मिल जाएगी और 21 रुपए भी मिल जाएंगे। तो अब इन 21 रुपए में क्या आ रहा है, 21 रुपए में वो 3 किलो अधिक खरीद लेता है। तो 3 kg की कीमत 21 रुपए है, तो 1 kg की कितनी हो जाएगी भाई, 7 रुपए। और ये कौन सा प्राइस हुआ, ये हुआ न्यू प्राइस। बस खत्म कहानी। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, लाइन भी नहीं लगानी भाई, बस केवल सॉल्व करके और छोड़ देना है, ठीक है। चलो अभी आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और अगली वीडियो में हम करेंगे एरिया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, और भी बहुत कुछ करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही और थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक करें, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए ठीक है, थैंक यू।